It's already 4 o'clock, so I think we are good to go. Just in the chat box, can you please tell me, is my PPT visible to you all? So I think we are good to go to start with the session. So आज का जो सेशन है ड्राफ्टिंग ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान. सबने लेसन प्लान जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में टीचर्स हैं, लेसन प्लान सबने सुना हुआ है कि क्या होता है. हमेशा लेसन प्लान बनाना है नहीं बनाना है, इसके ऊपर हमेशा एक डिबेट स्कूल्स में चलती रहती है. बट आज हम ये देखेंगे कि ड्राफ्ट कैसे किया जाता है. एक एक जो पहलू है, एक एक जो लेसन प्लान जो भी लोग बनाते हैं जिसमें प्रीवियस नॉलेज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो एग्जैक्टली उसमें ड्राफ्ट क्या करना होता है, उसमें लिखने क्या चाहते हैं, लिखवाना क्या चाहते हैं, और उसके पीछे का मोटिव क्या होता है, हम लोग वन बाय वन हर एक पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे. तो ये सेशन का नाम है ड्राफ्टिंग ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान. तो व्हाई द वर्ड इफेक्टिव हैज बीन यूज्ड हियर. ड्राफ्टिंग ऑफ ए लेसन प्लान क्यों नहीं नाम है. तो इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है. सीबीएसई स्कूल्स ने जिम्मेदारी ली है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो करिकुलम में लाएंगे. तो हमें एक ऐसा लेसन प्लान बनाना है जिसमें, जो कि बिल्कुल सिंपल होगा, बट वी विल इंश्योर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो गाइडलाइंस हैं वो ट्रिकल करे अपने लेसन प्लान में. जो 21st सेंचुरी स्किल्स जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि बच्चों में आए, जिसमें लाइफ स्किल्स जरूरी है, लर्निंग स्किल्स जरूरी है और लिटरेसी स्किल्स जरूरी है, वो भी आपके लेसन प्लान में ट्रिकल करनी चाहिए. तो ऐसा एक लेसन प्लान जो बिल्कुल एनईपी के ऊपर आधारित है और जिससे एनईपी बिल्कुल आपके क्लासरूम तक पहुंचेगा. आज हम वैसे एक लेसन प्लान को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि उसको ड्राफ्ट कैसे करना है. उसके एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स को आज हम समझेंगे. सो हर कोई जो लेसन प्लान बनाता है, टीचर्स जो कि हमेशा लेसन प्लान बनाने के लिए प्रेशर में रहते हैं, उनके मन में बहुत सारा सवाल होता है कि इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या ड्राफ्ट करना है, इसमें ऐसा लिखने से कैसे एनईपी झलकेगा, इसमें क्या हमें किस तरीके से पढ़ाना है कि 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में आए. सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल बी एबल टू ड्राफ्ट एन इफेक्टिव लेसन प्लान, बिल्कुल इफेक्टिव लेसन प्लान जिसमें एनईपी बिल्कुल आपका ट्रिकल करेगा क्लासरूम में, बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. किसी भी लेसन प्लान में ये फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं, तो हम बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ऑफ प्रायर नॉलेज. जो भी हर लेसन प्लान में सबसे पहला पॉइंट प्रायर नॉलेज होता है. दूसरा है कि व्हाट वी विल ड्राफ्ट इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. द थर्ड इज वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स. हम बच्चों को क्या स्किल, क्या वैल्यूज दें ताकि वो 21st सेंचुरी में बिल्कुल थ्राइव करें. 21st सेंचुरी के बच्चों की नीड्स, वैल्यूज सब कुछ डिफरेंट हैं. तो हम अपने लेसन प्लान को कैसे डिजाइन करें, उसको कैसे पढ़ाएं अपने एक लेसन को कि बच्चों में 21st सेंचुरी वैल्यू बेस्ड सिस्टम बिल्कुल स्टैब्लिश हो. द फोर्थ इज क्या क्या टीचिंग एड्स लेंगे. जब भी पहले हम जब बीएड करते थे और टीचिंग एड्स लिखना होता तो जल्दी से हम लोग ब्लैक बोर्ड चौक, बहुत हुआ तो ग्लोब लिख देते थे. बट अब का जो टीचिंग एड है, नए जमाने का एनईपी का जो टीचिंग एड है वो बिल्कुल बदल चुका है. तो उसमें क्या क्या टीचिंग एड्स हम लोग डालेंगे वो समझेंगे. टीचिंग एड्स एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी भी बहुत सारी कैटेगरी है, और हम कब कौन सा टीचिंग एड यूज कर सकते हैं, वी विल बी पुटिंग आवर हेड्स इनटू दैट. देन वी विल टॉक अबाउट एजुकेशनल मेथडोलॉजीज. किसी क्लास को एक्सपीरियंशियल बनाना है, कहीं प्लेग्राउंड में ले जाके बच्चों को खिलाना है, या अगर कोई चैप्टर इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि उसको आर्ट के थ्रू हमको कराना है, रोल प्ले कराना है, ड्रामा कराना है, स्टोरी टेलिंग से कराना है, या पेंटिंग करा के उसको आर्ट इंटीग्रेट कराना है, कौन से क्लास में कौन सा मेथडोलॉजी स्ट्रैटेजी लगेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे. फिर सारी चीजें कराने के बाद क्या एक्टिविटी आप कराएंगे जिससे आपका असेसमेंट समझ में आए. आप जब एक्टिविटी कोई कराते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि जो भी लेसन हमने डिसेमिनेट किया है वो बच्चे को एक्चुअली में समझ में आ गया है. तो क्या अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटी होगी उस लेसन प्लान में. आप बच्चे को एसेस क्या कैसे करेंगे, जो भी आपने आज पढ़ाया बच्चे ने वो समझा कि नहीं समझा, उसका असेसमेंट आप कैसे करेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन. आप ये आपका खुद के साथ एक कॉन्वर्सेशन होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ चैप्टर कि कहाँ पे आपको मुश्किल फेस करनी पड़ी, वेयर एवरीथिंग वाज वेरी इजी फॉर यू, कहाँ पे आपके जो
एप्रीहेंसिव जहां पे आप हो रहे थे वो सच में ऐसा हुआ आपके क्लास में, या कहाँ पे बिल्कुल ब्रीज थ्रू किया आपका चैप्टर, एवरीथिंग विल कम अंडर रिफ्लेक्शन. सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज इन विच द वेबिनार इज डिवाइडेड, जिसमें हम एक पॉइंट को आज ब्रेक करने वाले हैं. सो ये सारे पॉइंट्स कुछ और नहीं, बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, तो एक एक ईंट की उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है. ये सारे जो पॉइंट्स इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखे, हर एक पॉइंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है. अगर एक भी चीज इसमें से हटा दी गई, अगर प्रायर नॉलेज हटा दिया गया या लर्निंग ऑब्जेक्टिव हटा दिया गया, लेसन प्लान तो भी आप लिख लेंगे, बट क्या होगा, जैसे बिल्डिंग विदाउट बिल्डिंग ब्लॉक के कभी भी गिर सकती है, आपका लेसन प्लान भी बिल्कुल क्लोज निट नहीं होगा, उसमें बहुत मेजर कमी नजर आएगी. और जिस तरीके से आप क्लास में यू वांट टू डिसेमिनेट द नॉलेज दैट यू हैव इंटेंडेड अपॉन, वो आप नहीं कर पाएंगे. इसीलिए बिल्कुल जैसे कि एक इमारत में एक एक ईंट का सिग्निफिकेंस होता है, वैसे एक लेसन प्लान में इन सारी चीजों का, इसके कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंस होता है. एक इफेक्टिव लेसन प्लान में सीबीएसई कहता है कि 5 पॉइंट्स जरूर होने चाहिए. जब भी आप कोई लेसन प्लान बनाए, तो जब आप विजुलाइज करते हैं कि दिस इज हाउ माई लेसन वुड रन, तो ये दीज 5 पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी ऑन योर माइंड. दैट अगर आप एब्सेंट भी हैं और किसी और टीचर को आपका लेसन प्लान मिल गया है पढ़ाने के लिए, तो वो आपके लेसन प्लान को देख करके जो जनरल आउटलाइन है आपके टीचिंग गोल का, वो बिल्कुल क्लियरली समझ जाए. इतने क्लियरली लिखा हुआ हो कि उसको जनरल आउटलाइन समझने में कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े. दूसरा है कि विविड लेआउट होना चाहिए. लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रायर नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछने पर आपको बच्चे का प्रायर नॉलेज समझ में आएगा, बिल्कुल ये क्लियरली लेड आउट होना चाहिए. ये नहीं कि अगर आपके अलावा कोई और वो लेसन प्लान देख रहा है तो उसको समझ ही ना आए कि एक चैप्टर किस चीज के बारे में. प्रायर नॉलेज में किस तरीके के सवाल बच्चों से पूछे जाएंगे, जिससे इंश्योर होगा कि या दे हैव अ नॉलेज बिफोर हैंड बिफोर कमिंग टू द क्लासरूम, वो बिल्कुल क्लियर क्वेश्चंस होने चाहिए. अगर क्विज के फॉर्म में आप पूछ रहे हैं या कैसे भी आप उसको जानने की कोशिश करें, उसका विविड लेआउट होना चाहिए. क्या क्या मीन्स होंगे अकॉम्प्लिश करने के लिए, whether you are taking them, making it experiential, whether you are integrating art into it, whether you're taking the kids to the smart class to accomplish it, और या आज बस लेक्चर मेथड से होने वाला है, या फ्लिप क्लासरूम में जिसमें बच्चा पहले से कुछ पढ़ के आएगा और फिर आप क्लास लेंगे. एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड, और जो भी उसको अकॉम्प्लिश करने का मेथड है वो बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए. आप अगर अपना लेसन प्लान, अपना ब्लूप्रिंट एक लेसन का क्लास में लेकर जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी उसको एग्जॉस्टिव ना बनाइए कि आप खुद ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी बड़ी बड़ी भाषाओं में उलझ जाएं, और आप क्लास लेने के टाइम पे यही समझते रह जाएं कि इसमें इसके बाद क्या करना था, इसके बाद क्या करना था. तो ये बिल्कुल बुलेट्स में क्लियर होना चाहिए. बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं बनाइए कि आप उसको उस मोमेंट पे तुरंत समझ जाएं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इसके बाद ये, इसके बाद ये. बिल्कुल वो बुलेट्स में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका लेसन प्लान. एक लेसन प्लान सबसे अच्छा इफेक्टिव तब माना जाता है कि स्टूडेंट्स तो इंस्ट्रक्टर से लर्न करते ही हैं, ये तो नियम ही है कि टीचर से स्टूडेंट लर्न करेगा. बट एक इफेक्टिव लेसन प्लान वो भी है जहां पे टीचर भी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में हो, स्टूडेंट्स के सवालों से वो जरूर सीखे कि नेक्स्ट टाइम इस सवाल को भी कवर करना है. उस स्टूडेंट्स की परेशानियों से वो सीखे कि इस तरीके की परेशानियां अगर आती हैं तो उसका सोल्यूशन उसको बिफोर हैंड लेसन प्लान में अपने डालना है. तो ये बिल्कुल 2 वे प्रोसेस होना चाहिए एक इफेक्टिव लेसन प्लान का. सो लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप. स्टेप 1 से हम लोग शुरू करते हैं एंड तक, जब तक कि हम लोग बुलसाई को हिट ना कर लें. तो जब भी हम लेसन प्लान की बात करते हैं, तो एक लेसन प्लान ऐसा कुछ दिखता है, हमेशा कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें सब्जेक्ट, कोर्स, लेसन टाइटल, लेसन ड्यूरेशन, जिसमें आप बिल्कुल अपने हिसाब से किस तरह से आपको लिखना है आप लिखते हैं. टॉपिक क्या है वो आपकी बिल्कुल वेरिएट करेगा टीचर टू टीचर. What would be in the previous knowledge, learning objective, value-based objective, teaching aid, learning activity, assessment, reflection, और pupil और teacher के बीच में किस तरह के क्वेश्चन आंसर और कॉन्वर्सेशन होंगे, उसके लिए एक अलग स्लॉट होता है. जनरली जो ज्यादातर जगह पे देखा गया है, तो लेसन प्लान का फॉर्मेट ऐसा रहता है. वो आपके स्कूल पे और आप किस तरीके का गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं उससे वेरिएट करता है, बट एक जनरल लेसन प्लान हम लोगों को ऐसा ही दिखता है. So let's begin with the first point, that is previous knowledge. So what is previous knowledge? What your students already know. ये बहुत ही important एक point है जहाँ पे योर
स्टूडेंट्स, प्रायर नॉलेज इज अ गिफ्ट दैट दे ब्रिंग टू योर क्लास ईच डे। जो भी बच्चा आपके क्लास में आता है, अगर उसको प्रीवियसली कुछ पता होगा उस टॉपिक के बारे में, कोई सा भी आपने, इफ यू हैव चोजन अ टॉपिक एंड इफ ही हैज द प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज है उसका, देन वो आपके क्लास में एक तरीके का गिफ्ट है, वरदान है, क्योंकि आपको पूरा व्हील को फिर से री इन्वेंट नहीं करना है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट को शुरुआत से शुरू नहीं करना है। अब उस बच्चे को उसके बारे में काफी कुछ पता है, और आपका जो अब जो आगे का जो मेथडोलॉजी या स्ट्रैटेजी होगा वहां पे बेस्ड होगा कि अच्छा बच्चों को ऑलरेडी इतना पता है, सो हमें यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करना है। सो आप कोई भी फाइनल डिसीजन जब बना रहे हैं टीच करने का, आप जरूर देखें कि बच्चों को ऑलरेडी क्या पता है, उससे आपका जो आगे का तरीका होगा बिल्कुल ही बदल जाएगा। वो बिल्कुल क्रूशल हो जाता है, क्योंकि आपकी अप्रोच जो होगी आगे की वो उसी उसके प्रायर नॉलेज के ऊपर अब डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ाना है, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द सीनियर्स, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ाना है, और हम ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, तो बच्चे को अगर हम बस ये रटवाते हैं कि ही इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, तो रेनेसां का एक जो वर्ड है उसके प्रीवियस नॉलेज में जरूर होना चाहिए, जहाँ पे उसने यूरोपियन हिस्ट्री में जरूर सीखा हो कि रेनेसां का मतलब क्या होता है। अदरवाइज ही वोंट बी एबल टू कनेक्ट कि राजा राम मोहन रॉय फादर ऑफ इंडियन रेनेसां क्यों कहलाते हैं। अगर बच्चे को आप कोई चैप्टर ईवीएस में पढ़ा रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो बच्चे को सोलर सिस्टम की जानकारी पहले से होनी चाहिए कि सोलर सिस्टम है जहाँ पे अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है, उसकी उसमें 70% वाटर है, 30% लैंड है। तो इस तरीके की प्रीवियस नॉलेज जो जब तक लेकर नहीं आएगा, आप उसको अर्थ के कोर क्रस्ट मैंटल के बारे में पढ़ाएंगे तो कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा और बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज होके रह जाएगा। सो इतना इंपॉर्टेंट होता है प्रायर नॉलेज बच्चे के लिए। और अगर बच्चे को ऑलरेडी किसी भी कॉन्सेप्ट को जिसको आज आप ब्रेक करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं, उसका प्रायर नॉलेज उनके पास होगा, तो आपको बस उसको रिव्यू करना होता है, और आपका जो तरीका होता है उसको टू कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली प्रीवियस नॉलेज इज। अब किसी बच्चे का प्रीवियस, आपकी क्लास का प्रीवियस नॉलेज क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रीवियस नॉलेज समझ तो गए कि क्या होता है और कैसे उसको वो हेल्प करता है, बट वो उसको पता कैसे करेंगे कि आपके बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो यहाँ पे कुछ मीन्स बताए जा रहे हैं जिससे आपको प्रीवियस नॉलेज बच्चे का समझ में आएगा। तो कोई भी टॉपिक आप अगर बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अर्थ का एग्जांपल दिया कि अगर आज आपका टॉपिक अर्थ है, तो आप बच्चों को बोलिए कि विद इन 2 मिनट्स 3 क्विक फैक्ट्स लिखो अर्थ के बारे में। अब इसमें बच्चा लिख सकता है कि वो थर्ड प्लैनेट है, या फिर वो ब्लू प्लैनेट है, या फिर उसमें 70% वाटर 30% लैंड है। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि बच्चों ने कुछ तो अर्थ के बारे में पढ़ा हुआ है, और अब मेरे पास एक बेस है जिसके ऊपर हम एक बिल्डिंग को बना सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वहां आपको क्या अप्रोच लेनी है, वो तुरंत आप उस टाइम विद इन सेकेंड्स आपको समझ में आ जाएगी कि बच्चों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आपको एक बेस वर्क शुरू करना होगा, और फिर उसके ऊपर आप अर्थ को सेट करेंगे। उनके रिस्पॉन्सेज से आप बिल्कुल तुरंत जज कर लेंगे कि आपका जो अप्रोच होगा वो किस तरीके का होगा। दूसरा है कि अगर आप बच्चों को छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं कि इनके ऊपर लिखो। फॉर एग्जांपल सीनियर बच्चों को अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाने वाले हैं, तो आप जरूर बता सकते हैं कि आज तुम्हारा चैप्टर जो है इट्स अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट or write few lines about the moderates, and who were the leaders who were part of the extremists, and or who were the leaders who were part of the moderates। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चों को एटलीस्ट ये तो आइडिया है कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी रही है, और एक स्ट्रगल फाइट की हुई थी ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच में, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं। तो बच्चों के साथ इस तरीके की बात करने से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे उनका प्रीवियस नॉलेज को एसेस करना है। या आप बच्चों को क्विज के फॉर्म में भी कुछ कुछ आप अपने प्रीवियस नॉलेज वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस रख सकते हैं, जिसमें आप बिल्कुल उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और बच्चों को के आंसर से आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को एग्जैक्टली कितनी कितनी नॉलेज है इस टॉपिक के ऊपर में। अगर आप ब्रिटिशर्स के बारे में बता रहे हैं, तो यू कैन आस्क अबाउट कि कौन कौन से रीजनल पावर्स थे जो मुगल के बाद जो जिनको हम लोग ने
देखा कि वो स्टैब्लिश हुए। तो बच्चों का जब आप वो नॉलेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, रीजनल पावर्स के ऊपर इनको नॉलेज नहीं है, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ ब्रीफ ऑन रीजनल पावर्स एंड देन वी विल बी कमिंग ऑन ब्रिटिशर्स। और अगर आपको लगता है कि बच्चों का नॉलेज बहुत ही अच्छा है, उनको काफी अच्छी पकड़ है मुगल्स के फॉल पे और रीजनल पावर्स पे, सो यू विल डायरेक्टली बिगिन विद ब्रिटिशर्स। सो इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप ये ब्रिजिंग जरूर देखेंगे कि ब्रिजिंग किस तरीके की बच्चे की है। जो भी बच्चा अगर वो नर्सरी का है तो उसका जो प्रीवियस नॉलेज होगा ऑब्वियसली उसके घर से होगा, अगर वन का है तो उसका यूकेजी से होगा। तो आप कनेक्शन वहीं से उसका बिठाना है। अगर आप बच्चे को इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं और आपको लगता है कि बच्चे को इंडिया ही के बारे में अभी बहुत बेस हमको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप उसके नेबर्स से ऐसे स्टैब्लिश कर सकते हैं कि तुम जहाँ रहते हो वहां पे कौन कौन से तुम्हारे नेबर्स हैं, तुम्हारे घर के जो पड़ोसी हैं उनका नाम बताओ। और फिर उनके साथ जैसे भी तुम्हारे रिलेशन हैं उस पर आप इंडिया के जो नेबर्स हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसको आप सेट कर सकते हैं, ताकि वो रियल लाइफ से अपने प्रीवियस नॉलेज का कनेक्शन स्टैब्लिश कर सके। सो दिस इज व्हाट प्रीवियस नॉलेज इज ऑल अबाउट। और तरीका होता है प्रीवियस नॉलेज समझने का, यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए तरीका बताया गया है कि जैसे आप बच्चे का प्रीवियस नॉलेज यू आर एबल टू डिकोड की व्हाट एग्जैक्टली डू दे नो, सो यू कैन ऑफर अ पजलिंग सिनेरियो जहाँ पे आप क्वेश्चंस खूब सारे बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू थिंक, अच्छा दिस इज अ बॉल ऑफ फायर, और आई एम द किंग ऑफ द सोलर सिस्टम, हु एम आई। तो हु एम आई करके हु एम आई कर करके आप बहुत सारे सवाल यू कैन स्टैब्लिश, एंड बच्चा फिर उसमें बताता है कि सन के बारे में बात हो रही है। सो यू अंडरस्टैंड कि बच्चे को सन के बारे में ऑलरेडी इतनी नॉलेज है, नाउ वी कैन मूव टू अदर प्लैनेट्स। या आइस ब्रेकर सेशंस कर सकते हैं जहाँ पे आप बच्चों को कुछ भी ना करें, आप क्लास में आए और जो टॉपिक से रिलेटेड फोटोग्राफ्स, कार्टून्स, डायग्राम्स, कोई कोटेशन सुनाएं, और बच्चों की आप ओपिनियंस लें कि आप तुम व्हाट डू यू थिंक किसकी फोटोग्राफ है, या किस सिचुएशन से ये फोटोग्राफ ली गई है, या किसके ऊपर ये कार्टून आधारित है, या किसने ये कोट बोला है। एंड व्हेन यू गेट आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तब आप उसको आज के टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि सिंपल KWL हम लोग कहते हैं इसको, नो, वांट टू नो एंड लर्न। वो उसको एक पेज को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे बच्चा लिखता है कि ऑलरेडी उसको इस चैप्टर के बारे में ये सारी चीजें पता है। दूसरे कैटेगरी में वो बताता है कि वो उसको ये सब सीखने की इच्छा है। और तीसरा होता है जो क्लास के बाद वो बताता है कि हमने लर्न किया है। तो जो फर्स्ट 2 कैटेगरी है उससे बच्चा आपको सीनियर्स में ये ज्यादा काम आएगा, जिसमें वो सीधे सीधे आपको बता देता है कि उसको व्हाट एग्जैक्टली डू दे नो। ये सीनियर बच्चे ही कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए और सारे मेथड्स आप प्रीवियस नॉलेज में यूज करेंगे ना। आई थिंक प्रीवियस नॉलेज इज क्लियर टू एवरीवन। सो अगर कोई भी उसको, इफ समबडी इज गोइंग थ्रू दैट लेसन प्लान का प्रॉब्लम जिसमें प्रीवियस नॉलेज की क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो प्रीवियस नॉलेज होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उसको बच्चों से आपको जानना कैसे है, ये क्लियर हो चुका है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लेसन प्लान इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल फाउंडेशन है आपके लेसन प्लान का। कोई मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कुछ भी पढ़ाने का, अगर टीचर ये फर्स्ट एड मेरे को पढ़ाना है तो उसके पीछे का क्या होगा ऑब्जेक्टिव, क्यों हमको फर्स्ट एड पढ़ाना है, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पे फर्स्ट एड देने की जरूरत है तो बच्चा फर्स्ट एड रियल लाइफ में दे सके। ये नहीं कि वो उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाए, बट इन रियल लाइफ किसी का अगर घर पे हाथ कट जाता है या कोई एडवर्सिटी आ जाती है तो बच्चा अपना लीडरशिप स्किल दिखा करके, अपना रेजिलियंस दिखा करके उसको बैंडेड कर सके, या किसी के सर में दर्द है तो उसको दवाई उस फर्स्ट एड बॉक्स से निकाल करके एटलीस्ट विक्स विक्स अप्लाई करने की वो का ऑब्जेक्टिव उसमें अटेन होना चाहिए। लेसन प्लान शुड इंश्योर कि कोई भी लेसन प्लान, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आप ले लें, आपको इंश्योर करना है कि सब्जेक्ट जो का नॉलेज है वो तो आप उसको दे ही रहे हैं। वो नॉलेज तो इनएविटेबल है कि उसको पढ़ने के बाद आना ही है उस चैप्टर को। यू हैव टू इंश्योर कि कोई ना कोई स्किल भी जरूर उस चैप्टर के थ्रू बच्चे को मिल रहा है, आइदर वो लाइफ स्किल का कोई पार्ट हो, लिटरेसी स्किल का पार्ट हो, या लर्निंग स्किल का पार्ट हो। प्लस उसकी अंडरस्टैंडिंग की कनेक्शन क्या है उस नॉलेज का, उस स्किल का, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। और उसको लिखा कैसे जाता है कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या करने के वो सक्षम हो जाएंगे, ये इसमें लिखा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो सकता है कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मेरा बच्चा एक वर्कशीट कंप्लीट करने के लायक हो जाएगा। कंप्लीटिंग अ वर्कशीट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अगर आपने, और
कोशिश ये कीजिएगा कि वट एवर टॉपिक यू आर टेकिंग, जिसको आपको आज ब्रेक करना है बच्चों के आगे, मेक श्योर कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो आप बोर्ड पे जरूर लिख दें डेट के साथ, कि दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव टुडे, सो दैट बच्चों को विजुअली कनेक्ट करते रहें वो, कि जो मैम पढ़ा रहे हैं, ये जो मैम पढ़ा रही हैं या सर पढ़ा रहे हैं, वो जो है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से it is directly connected, so they are able to establish a continuous connection between the things you are saying and the thing they are watching on the board, that is the objective. So उनको बिल्कुल वो ट्यून में रहते हैं कि whatever ma'am is saying is in connection to the learning objective written on the board. Now Bloom's taxonomy, बिल्कुल हर मर्ज की दवा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब तक जितने भी एडुकेटर्स हैं समझ चुके होंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही से लेते हैं। जो भी वर्ब यूज करते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। जो भी वर्ब हम लोग यूज करते हैं, इट शुड बी फ्रॉम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अगर वो वर्ब वहां पे नहीं है तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव गलत चूज कर रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव को फिर ये देखिए कि वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से कैसे लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो नीचे का पार्ट है, जो रिमेंबर और अंडरस्टैंड और अप्लाई का हम लोग कहते हैं, वो बहुत हद तक हम लोग कहते हैं कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग हमारी लगता है, हमें ज्यादा उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जहां पे हम एप्लीकेशन से एनालिसिस और इवैल्यूएशन और क्रिएशन के लेवल पे जाते हैं, हम उसको हॉट्स कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग, जहां पे बच्चे को सिर्फ रिमेंबरिंग, मेमोराइजेशन, रोड लर्निंग के बाद अपने आप को अप्लाई करना है, किसी भी चीज को सिंथेसाइज कैसे करना है, इवैल्यूएट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, उस लेवल पे आते हैं। तो अगर आपको बच्चे को अगर लोअर ही ऑर्डर पे है और आज सिर्फ मेमोराइजेशन के ही ऑब्जेक्टिव है, तो आप वहां पे वर्ड यूज करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, द चाइल्ड विल बी एबल टू डिस्क्राइब, टेल, लिस्ट, शो, साइट, रीस्टेट, आइडेंटिफाई, जो भी आपका लेसन होगा। अगर आप उसको ले जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड के लेवल पे, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द चाइल्ड वुड बी एबल टू एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, इस तरीके का अब प्रेडिक्ट, डिस्टिंग्विश जैसा वर्ड्स यूज करेंगे। अगर यू हैव टेकन देम टू द हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आप लिखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द चाइल्ड वुड बी एबल टू इलस्ट्रेट, एग्जामिन, कैलकुलेट, मैनिपुलेट, जनरलाइज। सो जैसे जैसे आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव हायर ऑर्डर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे आपकी वोकैबुलरी भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आप जैसे ले सकते हैं, और वैसे वैसे आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हायर ऑर्डर की तरफ जाएगा, और आप सारे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ले सकते हैं। सो इट विल बी क्लियर कि अगर आप नीचे के 2 कैटेगरी पे हैं तो बच्चा लोअर ऑर्डर थिंकिंग में ही है, और अगर इफ यू वांट टू स्ट्रेच योर सेल्फ अ लिटिल फार, देन आप अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट। बट आपको इन दिस मोमेंट जरूर देखना है कि आपके बच्चे रेडी हैं कि नहीं हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए। यू डोंट हैव टू बिकम वेरी एम्बिशियस, you can take a lot of time in the lower order thinking, and when the kids are ready according to their competency and their potency, then only take them to the higher order, because वो बिल्कुल seamless होना चाहिए, कोई प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि बच्चा रेडी नहीं है हायर ऑर्डर के लिए, उसका बेसिक क्लियर नहीं है, एंड यू टेकिंग देम टू हायर ऑर्डर। तो ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल अपने क्लास के हिसाब से रखें। कुछ क्लास बहुत स्टिमुलेटेड, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होती है, वो तुरंत वेरिएट करती है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो आप तुरंत एक लेवल आगे ले जा सकते। तो कुछ क्लास में दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कुछ ज्यादा टाइम वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हसल कोई नहीं है, ये आप अपने लेसन को वैसे ही प्लान करें जिसमें आपके बच्चे रेडी हो वो करने को। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हम कैसे लिखेंगे? अगर कोई प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे चैप्टर कंप्लीट किया है, और अगर आप अभी लोअर ऑर्डर पे ही हैं, तो आप लिखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट द 5 मोस्ट कॉमन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये एग्जांपल एक दिया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर से। अगर बच्चा अंडरस्टैंड के लेवल पे है तो आपको ऑब्जेक्टिव होगा बाय द एंड ऑफ दिस लेसन चिल्ड्रन विल बी एबल टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड फोटोसिंथेसिस। और अगर आपने बच्चे को अप्लाई के लेवल तक की पढ़ाई की है, कुछ लेसन्स के बाद बच्चे और भी इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं और डीप कॉम्प्लेक्स लेवल पे चले गए, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इलस्ट्रेट द ट्रांसपिरेशन स्ट्रिंग इन अ कॉर्न प्लांट। सो दिस इज हाउ यू राइट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। नाउ द थर्ड, टीचिंग एड एंड रिसोर्सेज। सो यहाँ पे सबने पिज्जा देखा होगा। तो पिज्जा किस चीज के लिए फेमस होता है? अपनी टॉपिंग्स के लिए फेमस होता है। जितनी रंग बिरंगे उसके टॉपिंग्स होते हैं, द मोर कलरफुल द टॉपिंग्स आर,
the more expensive the pizza is and more it is liked by all of us. So आप अपने लेसन प्लान को बिल्कुल पिज्जा के टॉपिंग्स की तरह सजा सकते हैं, बाय कलेक्टिंग डिफरेंट टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल आपकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि आप कौन सा टीचिंग एड लेंगे, जिससे आपके जो लेसन प्लान में है ना बिल्कुल चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल आपका फ्री विल होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट टू टेक। तो पहले समझते हैं कि टीचिंग एड्स की टेक्निकलिटी समझते हैं कि टीचिंग एड्स होते क्या क्या है। कोई भी टीचिंग एड जो कि आपके क्लास में जान ले आए, इनलिवन कर दे, इनहांस कर दे। आप बिल्कुल एक बोरिंग सा लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते बच्चे भी बोर हो गए हैं, आपको भी बोरियत हो रही है, एंड देन सडनली यू कम अप विद अ टीचिंग एड और लगता है कि थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स क्या क्या होती हैं? जैसे बुक्स, ऑब्वियसली टीचिंग एड आपकी मदद करता है टीच करने में, तो बुक्स, ब्लैक बोर्ड्स, पीरियोडिकल्स, वेरी वेरी सिंपल। दूसरा है विजुअल टीचिंग एड, जिसमें पोस्टर होता है, मॉडल्स होता है। ऑब्वियसली आप वोल्केनो को इरप्ट करते हुए नहीं दिखा सकते हैं, बट आप उसका मॉडल जरूर दिखा सकते हैं। आप ब्रेन जो है खोल के नहीं दिखा सकते, बट आप ब्रेन का मॉडल ला सकते हैं। फिगर, चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, मैप्स, कटआउट्स, ग्लोब, कार्टून, इन्फोग्राफ्स, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ये सारे विजुअल है जिसको देख कर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो बिल्कुल देखते हैं और उनके सिस्टम में इंटरनलाइज हो जाती है नॉलेज। Then there is mechanical teaching aid, audio teaching machines, video projectors, tape recorders, radio, motion pictures, film strip. आप कुछ भी इस तरीके का अगर कर यूज करें, then these are mechanical teaching aids. Then there is audio visual, जहाँ पे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, cassettes, televisions, video, films. विजुअल मटेरियल टीचिंग एड्स में आउटलाइन चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, टेबुलर चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स। अभी ये समझ में आ गया कि टीचिंग एड्स होता क्या क्या है। इसमें एक एग्जांपल ये देते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में एक चैप्टर है डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सो एक बहुत ही संवेदनशील एक टॉपिक है जो बच्चों को, उसमें सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट लिटरेचर, और इट ऑल्सो कंप्राइजेज हिस्ट्री, उसमें एम्पैथी, सब तरीके के कंटेंट हैं। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो होते हैं काफी स्टिमुलेटेड होते हैं, उस चैप्टर की बारीकी को, उस डेप्थ को समझने के लिए रेडी नहीं थे। सो while I was teaching them, I thought ki why not show them a movie on Anne Frank. So they watched this movie, and they not only decoded what Anne Frank went through इमोशनली और मेंटली, बट उन्होंने काफी हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी देखे कि कैसे वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी, फिर कैसे वो एम्स्टरडेम आई, कैसे वो 761 डेज उसने हाइड में छुपाया, जहाँ पे वो गेस्टापो यानी कि जर्मन पुलिस से छुप रही थी, सीक्रेट एनेक्स में वो रहती थी। सो नॉट ओनली द लिटरेचर पार्ट ऑफ इट, बट ऑल्सो द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ इट भी बच्चों ने इंटरनलाइज किया। So, I was wise enough to select a teaching aid appropriately for a chapter जहाँ पे जरूरत थी कि बच्चा देख करके समझे। So, every chapter, इसीलिए सीबीएसई कहता है कि बी वेरी इनोवेटिव, बिल्कुल खुल के आप काम करें। आपको किसी भी बंधन में बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में एक स्मार्ट क्लास मेरे लिए सफिशिएंट होगा, एंड somebody else is doing it through art integration, but you feel that it can be done best through smart class, अपने बिल्कुल गट के हिसाब से जाइए, क्योंकि आपके बच्चों की कॉम्पिटेंसी और आप जैसे आपके बच्चे किस तरीके से बेस्ट समझेंगे, ये एज अ टीचर आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स टीचर टू टीचर, क्लास टू क्लास, कि कौन सी टीचिंग एड आपके क्लास के लिए अप्रोप्रिएट है, किसी और क्लास के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, माइट नॉट बी एट ऑल बी अप्रोप्रिएट फॉर योर क्लास। सो बी वेरी ओपन, बी वेरी फ्लेक्सिबल while choosing teaching aids, and teaching aids जो होती है वही क्लास में जान लाती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज करेक्ट टीचिंग एड। इसके कुछ फायदे और बता दें कि ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे कि एन फ्रैंक अगर हम लेक्चर मेथड से इफ आई एम टीचिंग देम, इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस बिकॉज इट्स अ सैड चैप्टर दैट इज हैपनिंग, बट वंस दे वॉच अ मूवी दे आर एबल टू गो देयर एंड लिव। फॉर एग्जाम्पल गांधी, द मूवी गांधी, आप कितना भी इंटरनेशनल मूवमेंट बच्चों को अच्छे से पढ़ा दें, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके बता दें, टीएलएम दिखा दें, बट जब तक बच्चे कोई मूवी देख लेते हैं इस तरीके की, लेजेंड ऑफ भगत सिंह या गांधी, और इवन ऑन यूरोपियन हिस्ट्री, तब उनको समझ में आता है कि उस टाइम की सीन क्या थी, उस टाइम की फील क्या थी, उस टाइम के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह से चलते थे, बात करते थे। तो वो चीज जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि चिल्ड्रन आर एबल टू ट्रैवल टू दैट प्लेस। वो मेनी टाइम्स लेक्चर मेथड से अटेन नहीं हो जाता है। तो और आपका काम बहुत सिंपल हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, आपको इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है जो आप दिखा के कर सकते हैं।
और जो जो सबसे ज्यादा होता है कि मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो होता है वो उनके लिए इजी हो जाता है और लाइफ लॉन्ग इम्प्रिंट हो जाता है बच्चों के माइंड पे, बहुत ज्यादा सेंस मेक करता है और इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स कि जो उनको लगता है कि 4-5 लेसन में भी उनके लिए बहुत मुश्किल है, करेक्ट टीचिंग एड से उनका काम बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं। वॉच करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रादर देन रीड करने से, बच्चों को बहुत ज्यादा दिन तक उसका रिटेंशन रहता है। बच्चों में एक टेंडेंसी होती है भूलने की, तो टीचिंग एड अगर आप करेक्ट यूज करते हैं तो बच्चों के जो माइंड होती है बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह उसको एब्जॉर्ब करती है, अगर आप करेक्ट उनके हिसाब से टीचिंग एड चुनते हैं तो। बच्चों का जो नॉलेज होता है, बच्चे ज्यादातर जो होते हैं वो आपका नॉलेज इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना होता है। बट अगर आप यू मेक इट थ्रू विजुअल ऑडियो or through a movie, or you take them to some place where you can make it experiential for them, तो उनकी जो नॉलेज होती है ना बिल्कुल इन डेप्थ हो जाती है, कॉन्सेप्ट वो इजीली ग्रास्प करते हैं और फॉर लाइफ उनका ग्रास्प होता है क्योंकि उनके माइंड में एक प्रॉपर इमेज होती है। जैसे ही वो चरखा देखेंगे या जैसे ही वो खादी देखेंगे या स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे या बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड का एक वो इमेज देखेंगे, उनके दिमाग में वो प्रिंट हो जाएगी, दे विल ट्रैवल टू दैट टाइम व्हेन दैट हैपेंड। क्योंकि वो बोलने से वो शायद ना क्रिएट हो। जब हम लोग मूवी देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो वी फील कि व्हाट ही इज सेइंग, वी फील इट इनसाइड अ बॉडी। सो सच इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑडियो विजुअल। फिर है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल बच्चों की क्लियर हो जाती है, एंड सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल एक्यूरेट, जो आप शायद शब्दों से उस तरीके से ना खेल पाए जिस तरह से कोई ऑडियो विजुअल उनको हेल्प कर सकता है, और स्पीड बढ़ जाती है। एंड ये साइंस प्रूफ करता है कि विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का, उसको आप किसी भी फॉर्म में दिखाएं, ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं या आउटलाइन चार्ट के फॉर्म में दिखाएं, विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसी भी बच्चे के मेमोरी में लॉन्गर दिन तक वो स्टे करती है। सो टीचिंग एड का इतना क्रिटिकल रोल होता है लेसन प्लान में। सो यू आर ओपन टू चूज योर टीचिंग एड एंड मेक श्योर दैट इट इज इन सिंक विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ योर किड्स। Now, value-based objective. NEP में value-based objective is the showstopper है कि अगर आपका लेसन प्लान से बच्चे में कोई वैल्यू ही नहीं आया, then there is no point teaching a chapter, क्योंकि कंटेंट तो वो सब सीख लेगा, वो थ्योरी तो सब सीख लेगा, बट क्या वैल्यू आया। एनईपी यही कहता है, अगर आपके बच्चे में इंटेग्रिटी जैसे क्वालिटी, सिंसियरिटी, लीडरशिप, मॉडेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या राइट कंडक्ट ही नहीं है, तो सारी की सारी एजुकेशन जो है क्वेश्चन मार्क में है। अ चाइल्ड कैन बी अ वेरी गुड ओरेटर, वेरी गुड डिबेटर, बट वेन ही कम्स बैक होम उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इज्जत नहीं है, वो उनको अपने अच्छे मार्क्स नहीं बताता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा मार्क्स जो है, व्हाई शुड आई टेल देम टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय स्कूल लाइफ इज वेरी मॉडर्न, माय ग्रैंड पेरेंट्स दे डू नॉट नीड टू नो इट। सो अगर इस तरीके की मानसिकता से बच्चा पढ़ रहा है तो ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। दिस इज व्हाट एनईपी इज सेइंग कि आप बिल्कुल बच्चों में इंस्टिल करें कि कैसे बड़ों के साथ बिहेव करना है, कैसे अपने से कमतर लोगों के साथ राइट कंडक्ट क्या है, बिल्कुल वो ये इंश्योर करना है लेसन प्लान में कि कोई ना कोई वैल्यू बच्चे के अंदर किस हर तरीके से लेसन के थ्रू आ रहा होगा। होता क्या है वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव, दे आर क्लियर स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड नॉलेज। बिल्कुल क्या बच्चे को इस लेसन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा एक वैल्यू आ जाना चाहिए, या उसके अंदर ऑनेस्टी आ जानी चाहिए, या लीडरशिप आ जानी चाहिए, या टीम प्लेयर होना चाहिए, या क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो वी हैव टू इंश्योर कि कोई नॉलेज, वैल्यू या स्किल आपके इस लेसन के थ्रू जरूर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एन फ्रैंक का ही चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बट वी विल इंश्योर कि बच्चों में एम्पैथी क्रिएट हो, कि उनको ऐसा लगे कि हमारे ही एज की एक बच्ची वेंट थ्रू अ लॉट, उसको होलोकॉस्ट जैसी मौत मिली। सो एम्पैथी जरूर होनी चाहिए, सेंसिटिविटी, कंपैशन जैसी चीज हर लेसन में जरूर इंश्योर करानी है, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस। बहुत बार ऐसा होता है कि और बिल्कुल कॉमन है कि बच्चे किसी ग्रोसरी स्टोर में गए हैं और कोई एल्डरली फीमेल है, वो गिर जाती है, तो बच्चे सोचते हैं दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम कि हम उनकी हेल्प करें, उनकी हेल्प कोई और कर देगा बट हम लोगों को बच्चों को बिल्कुल ये क्लियरली बताना है कि अगर इफ समबडी इज इन हेल्प
नीड्स योर हेल्प। सो आपका जो भी रिसोर्सेज, आपका जो भी दायरा है, ऑब्वियसली बच्चे के दायरे में बहुत सारी चीजें नहीं होती, बट जो बेस्ट वो कर सकता है फॉर सोसाइटी और लार्जर कॉज, जहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना है, वहां पे ये करे। क्योंकि बहुत सारे बार देखा गया है कि अगर कुछ इस तरह का एपिसोड होता है तो आजकल के बच्चे हेल्प तो दूर, उनका वीडियो बनाने लगते हैं, उनका क्लिप्स बनाने लगते हैं। तो हमें एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स बिल्कुल इंश्योर करना है कि हम हर उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को जरूर बताएं कि वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, करेक्ट चीज क्या होती है। अगर बच्चा बस पे जा रहा है और कोई प्रेग्नेंट महिला खड़ी हुई है या कोई एल्डरली खड़ा हुआ है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको जगह देंगे और खुद उठ जाएंगे। ये बच्चों में जो सेल्फिशनेस आ गई है वो बिल्कुल हम लोग को इंश्योर करना है कि लेसन्स के थ्रू एंड रिपीटेडली जब ये होगा तो बच्चे को, और टीचर्स की बात बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, बहुत उनके अंदर रन करती हैं। तो वी एज टीचर्स वी नीड टू इंश्योर कि हमारे लेसन्स में वैल्यू जरूर हो, वैल्यू एजुकेशन का क्लासेस हो ना हो, आप जो भी चैप्टर, जो भी आपका कोर कॉन्सेप्ट हो, वो वैल्यू बच्चे को जरूर जरूर से सिखा रहा हो। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, अगर वो घर में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके प्रॉब्लम को हम समझें और टीचर्स को बताएं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, एंड कलेक्टिवली एवरीबडी वर्क्स, ये उसके रहते हुए कोई भी सफरर ना हो। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल उसको प्रोवाइड करें। वी हैव टू मेक चिल्ड्रन वेरी वेरी एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, रिस्पॉन्सिबल, एंड बिकॉज वी वांट मोर ऑफ लीडर्स। क्यों वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव जरूरी है? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चे को देता है। बच्चा नेगेटिविटी की तरफ तुरंत जाता है, बिकॉज सो मच ऑफ सोशल मीडिया, सो मच ऑफ पीयर प्रेशर, so much of negativity is there, that value is very very important, so that kids can be brought back to the track, the correct track, and it can only be brought through teachers and parents and the stakeholders, जिसमें lesson plan जो कि रोज की एक चीज है जिससे बच्चा affected होता है, तो उसमें we need to put the value based objective, and we need to make ensure कि whatever NEP is saying about the values, about satya and shanti, these are emitted, these are trickled in the classroom every day, and when it is done repeatedly for a span of 10-12 years, obviously these values will be injected. सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, अब फेस्टिवली के ऊपर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फेस्टिवल में क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों को देखा जाता है कि वो अच्छे से कपड़े पहन करके घर में लॉक होकर मोबाइल और आईपैड ही देखते हैं। तो बच्चों को बताना है कि फेस्टिवल इज अबाउट मीटिंग अदर पीपल, ग्रीटिंग, शेयरिंग देयर हैप्पीनेस, शेयरिंग देयर स्टोरीज। सो इस तरीके से हमें बताना है कि जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो क्या है। हर लेसन में, हर ईवीएस के कोई चैप्टर में, इंग्लिश के किसी चैप्टर में, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां पे आप इस तरीके की चीजों को बच्चों में डाल ना सकें। ये कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर। बच्चों को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल बताना है, बिल्कुल भी सेल्फिशनेस, और इट्स नॉट ओनली अबाउट देम। राइट कंडक्ट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को, हम लोगों को लेसन प्लान में स्लाइटली, इन अ वेरी सटल वे, इट कैन नॉट only be about value, but in a subtle way we need to inject this in the lesson plan. पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ का? इट्स नॉट अबाउट ओनली यू वसुदेव कुटुंबक हम लोग कहते हैं, तो वो की पूरी जो दुनिया है वो हमारी फैमिली है, और हमें कुछ भी, कोई भी चीज इंडिविजुअली नहीं देखनी है, हमें देखना है कि वॉट एवर वी आर डूइंग इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू अदर पीपल ऑल्सो, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस ऑल्सो। ये सारी चीज जो है बिल्कुल सटल वे में हमें लेसन प्लान में डालनी है। और सोशल स्किल्स बिल्कुल बच्चों के स्ट्रांग हो, ये देखना है। और कंड्यूसिव कैरेक्टर, कंड्यूसिव कैरेक्टर, कुछ भी ऐसी चीज नहीं जिससे ये ना हो कि आप सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, और जो आप इंश्योर करें कि सिर्फ हम ग्रो करें और बाकी मेरे अराउंड जो भी है वो ना ग्रो करे। तो कंड्यूसिव कैरेक्टर ये होता है कि हम ग्रो करें और हम इंश्योर करें कि हमारे जो साथ साथ लोग हैं वो भी ग्रो करें। तो इस तरीके के वैल्यू बेस्ड हमें ऑब्जेक्टिव जरूर लेसन प्लान में डालनी है, बिकॉज वी डोंट ओनली हैव टू स्कूल चिल्ड्रन, कि हमने उनको स्कूलिंग करा दी, वी हैव टू एडुकेट देम, वी हैव टू इनलाइटन देम। हमें एनईपी को साक्षात रूप में लागू करना है, और ये सारी चीजें जो हैं ये तभी मुमकिन होंगी जब आप एनईपी में ये सारी चीज इंश्योर करेंगे कि बच्चे में ये स्किल, वैल्यूज अलोंग विद द कोर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज बच्चे को मिल रही है। नाउ एजुकेशनल स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, ये हम हर टीचर्स करते हैं, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोई भी कॉन्सेप्ट जो लगे कि बहुत ज्यादा टफ है और इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसको आप बिल्कुल प्रोजेक्ट बेस्ड कर दें।
कि जहाँ पे बच्चे को विंटर वेकेशन या समर वेकेशन में कोई भी प्रोजेक्ट दे दें, और जब बच्चे रिसर्च करते हैं, खुद से इंटरनेट ब्राउज करते हैं और तरह तरह की पिक्चर्स चिपकाते हैं और उसको कलर पेंसिल से करते हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो लेक्चर मेथड से ज़्यादा होती है इन प्रोजेक्ट लर्निंग। गेमिफिकेशन से कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए बोल दें। गेमिफिकेशन की अगर कोई रीडिंग का क्लास है, देन यू डिवाइड द एंटायर क्लास इनटू 3 ग्रुप्स एंड यू आस्क कि हु रीड्स इन वो एक्यूरेट वे, किसका फ्लुएंसी अच्छी है, किसका ग्रामर अच्छा है, किसका डिक्शन अच्छा है, किसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, एंड जो ग्रुप में ये सारी क्वालिटीज दिखेंगी उसको हम लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। तो इस तरीके से हर चीज को, जो भी चीज आप चाहते हैं आपके क्लास में हो, यू कैन गेमिफाई इट। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को रिसर्च करने की आप दें, या आप गिव देम अ टॉपिक एंड आस्क देम टू आस्क यू ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जहाँ पे बिल्कुल एंडलेस क्वेश्चंस हो, और जो भी क्वेश्चंस हो बच्चों ही को उसका जवाब लेकर के आना है और आपको उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है। दैट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे आप बच्चों को अगेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं और वो आपस में ग्रुप के हिसाब से उस पर लर्न करते हैं, और हर एक ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आपको बताता है कि उसके ग्रुप ने क्या क्या लर्न किया है, एंड देन द एक्चुअल लर्निंग happens where you act as a facilitator. Flipped classroom, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पहले आप बच्चों को बोले कि तुम एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर मूवी देख लो, एंड व्हेन दे कम आफ्टर वाचिंग अ मूवी देन यू गो विद द टेक्स्ट। सो अ लिटिल फ्लिपिंग ऑफ द क्लासरूम, जहाँ पे बच्चा खुद से एक प्रायर नॉलेज अपनी लेकर आता है, बिकॉज यू हैव फ्लिप्ड द क्लासरूम। एक्सपीरियंशियल, सॉल्युबल इनसॉल्युबल पे आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है, तो यू आस्क चिल्ड्रन टू ब्रिंग सॉल्ट, सैंड, चॉक, सारे तमाम चीजें, एंड देन यू आस्क देम टू मिक्स, एंड देन दे विल टेल यू। एक्सपीरियंशियल का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोज कहीं बाहर जा रहे हैं, यू कैन मेक इट चॉक डस्टर से आप एक्सपीरियंशियल बना सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे बच्चों को आप डिसीजन मेकिंग और कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनरिचमेंट शीट देते हैं, जहाँ पे बच्चे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, खुद से डिसीजन मेक करते हैं, और these can be your educational strategy depending on the kind of the chapters you are dealing with, depending on the kind of students you have, कितने stimulated बच्चे हैं, कितने willing हैं, कितनी उनकी competency है, कितनी उनकी capability है। So all these educational strategies will always depend on the classroom you have and the content that you need to disseminate, and it will always vary teacher to teacher and class to class. Now, learning activities to be conducted. ऑब्वियसली आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, वैल्यू बेस्ड कर दिया, टीचिंग एड करेक्ट यूज कर लिए, अब आप क्या एक्टिविटी देंगे जिससे इट विल बी इंश्योर कि जो भी आपने एजेंडा सेट किया था वो अटेन हो रहा है कि नहीं। आप उनको कैसी कैसी एक्टिविटी देंगे हर चैप्टर के बाद। यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी लर्निंग एक्टिविटी आप दे रहे हैं, तो जो भी आपने प्रीवियसली उस चैप्टर में नॉलेज और स्किल डेवलप कराया है वो उसको एक्सेलरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं और आप नेबर्स के ऊपर एक्टिविटी दे रहे हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर एक्टिविटी होगी। और इनरिच करने के लिए वॉट एवर कॉन्टेंट यू हैव टॉट थ्रू द वेरियस वेज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, एक्टिविटी उसके ऊपर होगी, और इंश्योर करेंगे कि जो भी एक्टिविटी अब वो कर रहे हैं वो उनका प्रीवियस नॉलेज जो दिया, इतना सीखा है उस क्लास में, उसको वो और एड ऑन कर रहे हैं, उस सारी लर्निंग को एक्सलरेट कर रहे हैं, इनरिच कर रहे हैं। वॉट एवर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज आई आस्क्ड यू कि उसको बोर्ड पे लिख देना है, वो बिल्कुल इन सिंक होना चाहिए, डायरेक्टली इन सिंक विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो भी एक्टिविटी आप दे रहे हैं वो इन सिंक होना चाहिए विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। It should provide experience that will enable students to engage in, practice and gain specific feedback on specific progress. बिल्कुल बच्चों को भी एक्टिविटी करने के दौरान खुद को भी फीडबैक मिलेगा कि अच्छा आज we have learned this chapter and now I'm able to do this activity. It means I have understood what ma'am intended to teach us. क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो था वो बच्चे को एक्टिविटी करने के टाइम ही समझ में आएगा कि जब क्लास में इंटर किया था मैम ने और ये चैप्टर हमें शुरू किया था, उस टाइम अगर ये एक्टिविटी मेरे को दी जाती तब मैं सक्षम नहीं होता ये करने में, बट आफ्टर ऑल द नॉलेज दैट आई हैव गेन थ्रू इन दिस चैप्टर, in this lesson, now I'm able to do this activity. It means the learning objective has been attained. कुछ पॉइंट्स को जरूर याद रखें बाय डिजाइनिंग द लर्निंग एक्टिविटी। एप्रोप्रिएट एलोकेशन दें टाइम, ये नहीं कि एक्टिविटी बहुत लंबी है और आपने उसको शॉर्ट टाइम दिया है, एंड वाइस वर्सा कि बिल्कुल शॉर्ट
पीरियड में कि बच्चा उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और बीच में ही वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल एलोकेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ही है एनईपी के हिसाब से, रोट लर्निंग, लेक्चर मेथड, ये सारी चीज खत्म, ऑब्सलीट हो जाएंगे एक पॉइंट पे। जितनी भी लर्निंग है सारी एक्टिविटी पे, कि बच्चा एंड ऑफ द डे जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्टिविटी के थ्रू वो अटेन कर पा रहा है कि नहीं। बिल्कुल टाइम होना चाहिए। अगर बच्चे को आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी में फंस रहा है आफ्टर द डिसमिनेशन ऑफ द चैप्टर, तो आप बिल्कुल एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन का टाइम रखें, जहां पे आपको लगे कि तुम यहाँ पे क्यों फंसे और उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो वो टाइम आपको बिल्कुल रखना है। क्योंकि अगर वो एक्टिविटी में जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया वो एक्टिविटी में वो अटेन नहीं कर पा रहा है, देन देयर इज अ मेजर इशू। तो इसलिए आप अगेन एक स्लॉट रखेंगे जहां पे जब वो एक्टिविटी वाले एरिया को एक्सप्लेन और डिस्कस करें। कुछ आपके पास बिल्कुल स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जिससे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपने जो ऑब्जेक्टिव अटेन सेट किया था वो अटेन हुआ है कि नहीं, बच्चों को समझ आई है कि नहीं। वो क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, वो बिल्कुल आपके क्लास के ऊपर वेरिएट करेंगे। कि आपको ये बहुत बार तो एक अच्छी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ जाता है कि आपने जो एजेंडा सेट किया था वो अटेन हो गया। जब आप क्लास में घुसते हैं तो बच्चे बहुत ही इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज्ड और परेशान रहते हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी चमक नहीं होती है, बट आफ्टर एवरीथिंग यू हैव डन और एक्टिविटी के बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज आता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि जो भी हमने आज के लिए सेट किया था दैट हैज बीन अटेन्ड। कुछ क्वेश्चंस जो टीचर को पूछना चाहिए कि कैसे एक्टिविटी डिजाइन करना है, क्योंकि अल्टीमेट एम है कि आपको एक हाई इम्पैक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देना है एक टिपिकल लेसन में। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आप माइंड में जरूर रखें वाइल डिजाइनिंग एक्टिविटी, कि आपके जो लर्निंग एक्टिविटी सेट की है क्या वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी देगा और भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, मतलब उसके रिलेटिव, उस जो भी आपने एक्टिविटी कराई वो रियल लाइफ में उसको शाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी देगा। विल लर्नर्स बी एबल टू डू एटलीस्ट सम ऑफ द वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़ाया है तो बच्चा क्या ग्रोसरी स्टोर में जा करके सामान, अगर उसने 100 रुपीज दिए हैं और उसको 70 रुपीज का सामान लेना है, तो क्या वो कैलकुलेशन वहां पे खुद से करके 30 रुपीज वापस ले आ पाएगा? जो भी आपने पढ़ा है उसका रियल लाइफ वो यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये जरूर अपने एक्टिविटी में माइंड में रखें। क्योंकि अगर आपने जो भी सिखाया है वो रियल लाइफ में ही नहीं कर पाएगा तो उस एक्टिविटी का कोई भी मायने नहीं होगा। मेक श्योर कि वट एवर यू आर टीचिंग दे आर एबल टू, अगर जब दे आर कन्फ्रंटेड विद रियल लाइफ प्रॉब्लम, दे फाइंड द सोल्यूशन फ्रॉम द चैप्टर्स दे हैव लर्नड इन द क्लास। Will the learners find learning activity engaging, interesting, relevant and useful? बिल्कुल ये माइंड में रखें कि बच्चा जो एंगेज हो रहा है कि नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बच्चा बोर हो रहा है उस एक्टिविटी को करने के लिए तो लर्निंग बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगी, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि वो बिल्कुल इंगेजिंग हो। Will the learning activity offer the learners the chance to put themselves into their work? बिल्कुल वही है कि अगर कुछ सिखाया है तो अगर कोई काम है रियल लाइफ में तो वो उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा उसका कनेक्शन आपको स्टैब्लिश करना है। नो असेसमेंट, ऑब्वियसली एसेस आप जरूर करेंगे कि जो लेसन प्लान आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव, इतनी सारी चीजें सेट की थी, अब टाइम है असेसमेंट का। तो एक जो चीज है जो क्लियर कर दिया, यहाँ पे फोटो से भी आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट क्या होता है कि अगर आपने एक सीड लगाया है या प्लांट लगाया है तो आप उसको कभी सनलाइट दिखाते हैं, कभी आप उसको शेड में डालते हैं, कभी उसमें आप फर्टिलाइजर डालते हैं, कभी पानी डालते हैं, बिकॉज आपका अल्टीमेट मोटिव है उसका थ्राइव करना। लेकिन इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपने प्लांट को एक बार ही देखा और बोला कि ये दिस इज नाउ, दिस इज इट, ये ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, आपने उसकी फाइनल वर्डिक्ट बता दी। जैसे यहाँ पे लिखा है टू शॉर्ट एंड नॉट एनफ लीव्स, ये दिस चाइल्ड इज गुड फॉर नथिंग, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये इवैल्यूएशन है। और असेसमेंट क्या होता है कि या दिस चाइल्ड हैज दिस प्रॉब्लम बट वी विल बी वर्किंग ऑन इट, और इसको एक ऐसे लेवल पे ले आना है जहां पे इसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इन अ लेसन प्लान वी विल नॉट इवैल्यूएट, वी विल ओनली डू असेसमेंट। अगर बच्चे में ये सारी चीजें की कमी है तो हम नेक्स्ट उसको किस तरीके से डील करें। अगर वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाता है तो उसको हम लोअर ऑर्डर को उसके मजबूत करेंगे। दिस इज व्हाट असेसमेंट इज। तो ये बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेट करता है और प्रैक्टिस करता है कि नॉलेज और स्किल जो आर्टिकुलेट किया था आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में वो डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि नहीं, वो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है।
The purpose of assessment is to gather relevant information about child's progress, performance, and to determine students' interest to make judgment about their learning process. बिल्कुल आपको relevant information दे देगा कि आपने जो भी activity कराई उसमें बच्चे ने कैसे किया, आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो अटेन हुआ है कि नहीं, बच्चे में कोई भी वैल्यू आई है कि नहीं आई है, ये बिल्कुल आपको असेसमेंट के थ्रू पता चलेगा। तरीका क्या क्या हो सकता है, आप क्लास के बाद एक छोटा सा क्विज ले लें अपने ही चैप्टर पे, जिसमें आप बिल्कुल असेसमेंट वाले जो कॉलम है आपके लेसन प्लान में, उसमें आप 6-7 क्वेश्चंस लिख लें। ये क्वेश्चंस आई विल आस्क आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, एंड इफ द किड्स आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन माय आफ्टर द class, it means my learning objective has been attained. Many a people they give formative tests, आप टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बच्चों को एसेस करना चाहते हैं। क्लास डिस्कशन हो सकता है कि नाउ वी आर डन विद द चैप्टर, सो नाउ डिवाइड आवरसेल्व्स इनटू 4 ग्रुप्स एंड यू नो वी विल डू ग्रुप डिस्कशन। हैंड्स ऑन आप एक्सपेरिमेंट में ले जा सकते हैं, अगर आपका साइंस का चैप्टर है तो बिल्कुल आप उनको एक्सपेरिमेंशियल एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे कितने सक्षम हुए हैं आपके लेसन को प्राप्त करने में। वर्कशीट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेटा क्रिटिसिज्म का, उसमें क्या होता है कि बच्चों को तुरंत उनकी गलती का बताते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है, इसको मेटा क्रिटिसिज्म कहते हैं। जहां पे आप बच्चों को बिल्कुल बताएं कि दे मेड मिस्टेक्स बिकॉज दे ट्राई टू डू 5 स्टेप्स इन वन इंस्टेड ऑफ जहां पे बच्चे सीरियल वाइज, अगर फ्लो चार्ट जैसे होता है कि आप स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 ही लिखना है, स्टेप 3 ही लिखना है, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इतने ज्यादा उन्होंने रोट सिस्टम से पढ़ा होता है कि स्टेप 2 के बाद वो स्टेप 5 लिख देते हैं, 3 और 4 उनका मिस्टेक हो जाता है। तो मेटा क्रिटिसिज्म क्या है, आप उसी टाइम बच्चों को बताएं कि दिस इज व्हाट हैपेंड, यू वर करेक्ट बट जस्ट बिकॉज यू were in a hurry, or maybe you just rotified everything, you have not written it seriatim, and this is what meta criticism is। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे इतने ज्यादा एंशियस होते हैं कि वो क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन उनके माइंड में रहता है कि आया होगा उसके हिसाब से आंसर लिख देते हैं। सो दे डिडंट पे अटेंशन टू प्रॉपर अटेंशन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, और आंसर वो गलत कर देते हैं। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो मेटा क्रिटिसिज्म में आप तुरंत बताएं कि सी व्हाट यू हैव डन, यू हैव नॉट रेड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड यू हैव आंसर्ड without even reading the question, क्योंकि it happened because you were in a hurry और anxious थे। बहुत बार क्या होता है, बच्चे बिल्कुल पेपर लिखते हैं लेकिन डबल चेक नहीं करते हैं, तो उनकी गलती हो जाती है। तो मेटा क्रिटिसिज्म के प्रोसेस से आप उनको तुरंत बताते हैं कि देखो यू डिड अ मिस्टेक बिकॉज यू डिड नॉट डबल चेक। गिव योर स्टूडेंट्स अ चांस टू वैल्यू द मिस्टेक, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। अगर 10 में 7 आ गया है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द 3 मार्क्स, इट यू कैन ग्लोरीफाई द 7 मार्क्स दे हैव गॉट, एंड देयर इज ऑलवेज अ चांस कि उन 3 मार्क्स को कॉम्पनसेट कर दिया जाए। So they should value their mistakes. Reflection. The last part is reflection, and I think for teachers this is the most important part. Many times we design lesson plans, but lesson plan जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से seamlessly, smoothly flow नहीं करता है। तो क्यों नहीं फ्लो करता है, ये है रिफ्लेक्शन में कवर होता है। सो रिफ्लेक्शन इज अ डायलॉग विद योरसेल्फ। यहाँ पे हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वेंट वेरी गुड। दिस इज अ टाइम जो कि स्लॉट जो लेसन प्लान में होता है, जो आफ्टर द क्लास इज ओवर यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स, एंड देन इन द नेक्स्ट टाइम यू विल comprise it कि these were the points that I missed, and these were the points that were very good. For example, इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन टू कंसिडर इन रिफ्लेक्शन, डिड अ पार्ट ऑफ द लेसन टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। बहुत बार हमें लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है और बच्चे तुरंत ही इसको समझ जाएंगे, बट वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खिंच जाता है, एंड मेनी अ टाइम्स दिस हैपेंस विद एवरीवन कि ये हम सोचते हैं कि 40 मिनट्स में होगा, बट बच्चों को एक और क्लास चाहिए रहती है उसके ऊपर। तो क्यों ऐसा होता है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। Was there a portion that student asked for a lot of help with? हमें लगा था कि बहुत इजी है, बट बच्चों ने इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। सो वो पोर्शन में क्यों पूछे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे, आप जरूर लिखें, सो दैट फॉर द नेक्स्ट टाइम यू आर प्रिपेयर्ड। कुछ पोर्शन आपको लगेगा कि बहुत टफ है, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें सवाल पूछेंगे, इसको आई नीड टू ब्रेक इट, इसमें बहुत सारी चीजें मेरे को लगानी पड़ेंगी ताकि बच्चों को इजी हो जाए। इसमें टीचिंग एड भी कुछ अच्छा डालना होगा ताकि बच्चों को ये वाला पोर्शन बड़े अच्छे से समझ में आए। बट व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट ब्रीज कर जाते हैं, बिल्कुल आपने सोचा कि वो बहुत मुश्किल एरिया है, बट स्टूडेंट बिल्कुल स्मूथली ब्रीज थ्रू दैट इन्फॉर्मेशन विद नो प्रॉब्लम। सो अगेन दैट कैन कम इन रिफ्लेक्शन कि हाउ डिड दैट हैपन।
वर स्टूडेंट्स एंगेज एंड इंटरेस्टेड इन द लेसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो रिफ्लेक्शन में जरूर डालना है, आपको अपने ऑब्जर्वेशन के बाद उस क्लास के बाद जरूर लिखना है कि या द किड्स वर नॉट एंगेज, सो नेक्स्ट टाइम आई नीड टू change my strategy. Yeah, or the students were very engaged, so this will go the next time also. Were the objective met by most of the students? जो आपने learning objective set किया था, क्या सारे बच्चों ने इस objective को attain कर लिया? If yes, then you had a successful lesson plan. For example, अगर solar system का एक chapter था and you know suddenly किसी बच्चे ने पूछा कि प्लूटो को क्यों ड्रॉप कर दिया एज अ प्लैनेट, सो यू नो रिफ्लेक्शन में अब टीचर को ये लिखना, ये सोचना चाहिए था कि प्लूटो वाज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्यों ड्रॉप हो गया, ये लेसन में एक्स्ट्रा नॉलेज टीचर को पहले ही से लेकर के जानी चाहिए थी। ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्वेश्चन आ जाएगा एंड शी वाज नॉट रेडी विद दैट आंसर। सो रिफ्लेक्शन में हम जरूर ये पॉइंट डाल सकते हैं कि यू नो जो भी इंफॉर्मेशन है, यू नो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड योर द प्रिडिक्टेड इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड क्वेरीज जरूर हम करें, ताकि बिकॉज सो दैट वी आर मेनी नॉचेस अप द स्टूडेंट्स एंड वी गिव देम व्हाट दे वांट। सो एक लेसन प्लान हमने बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम पे, उसको ऐसे भरने की कोशिश की ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए। इफ यू वांट यू कैन सी दिस। तो एंड ऑफ द सेशन एक ऐसा लेसन प्लान हमारे पास बन के आएगा, जो कि शुरू में बिल्कुल ही कागज था, प्लेन था, बट उसको हमने आफ्टर द सेशन ऐसे भरने की कोशिश करी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। सो लास्ट सेशन के लास्ट स्लाइड में यही बोलना है कि एनईपी हमें कहता है कि यू नो टीचर्स जो है बिल्कुल पॉटर्स की तरह हैं, जो वो मिट्टी के घड़े बनाते हैं। तो हमें बच्चों यू नो बच्चे को दिया जाता है जो बिल्कुल मिट्टी जैसे मासूम होते हैं, और उनको जिस तरीके का शेप हम देना चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। अगर हम लेसन प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं जिसमें नॉलेज, core concept, value, and everything is there, so we will be coming up with a shiny pottery like the way you can see in the picture. But जहां हमने कुछ कमी की, जहां हमने meticulously planning नहीं की, हमने कोई भी चीज को मिस आउट करने की कोशिश की, तो वो जो मिट्टी जो हमें दी गई है बिल्कुल एक ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए, वो एक खराब पॉटरी भी बन सकती है। तो हमारा जो काम है ना, इट्स वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी वेरी नोबल कॉज। सो वी नीड टू बी यू नो वेरी वेरी अलर्ट लाइक अ पॉटर। पॉटर का जहां भी एक जरा सा भी हाथ हटता है तो पॉटरी खराब हो जाती है। तो सिमिलरली इज आवर वर्क ऑफ टीचर्स। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी handle these kids with you know all the fragility and responsibility and integrity. That's all for the session. Thanks a lot.